All right. Okay. ठीक है, guys. Moving on to the next topic. Okay. Another interesting development जो हो रही है, especially India में, the boom of online education. Online education sector is booming. Baiju recently it became a unicorn. बायजू ने आकाश को खरीद लिया $1 billion में, वाइट हैट जूनियर खरीद लिया. तो मतलब दे आर रियली ट्राइंग टू बी बिग, द बिगेस्ट इनटू दिस सेगमेंट, और दे हैव द बैकिंग. तो दे आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट द सेगमेंट, मतलब पूरा पॉपुलेशन. तो ऑनलाइन एजुकेशन इज बूमिंग, और ऐसा पैकेज में प्रेजेंट किया जा रहा है कि दिस इज द वे टू गो. अगर ये नहीं करोगे तो यू विल लैग बिहाइंड. और ये स्ट्रेट अवे पेरेंट्स तक ये एड पहुंच रही है. तो आई थिंक मेरा सिंपल ये क्वेश्चन है कि हाउ डू यू लुक एट दिस. इज इट गुड? इज इट बेटर फॉर द सोसाइटी? क्योंकि डेफिनेटली चेंज हो गया है कंपेयर टू आवर जनरेशन. मैं 5th 5th 6th क्लास के बच्चों से मिला हूँ जो कह रहे हैं कि हम चार चार ट्यूशन जाते हैं. एक मैथ्स की जाते हैं, एक कोडिंग की जाते हैं, एक साइंस की जाते हैं. तो मेरा क्वेश्चन है, स्कूल क्यों जा रहे हो फिर? तो क्योंकि वो तो बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें स्कूल में मिल जानी चाहिए. इसके लिए तुम्हें 5th क्लास से एक सेपरेट तो नहीं जाना चाहिए. तो ये फर्स्ट. तो सेकंड क्वेश्चन यही है कि क्या स्कूल्स का रेलेवेंस खत्म होता जा रहा है? क्या मे बी इन फ्यूचर स्कूल होंगे ही नहीं? मतलब आर दे इम्पोर्टेंट? हाउ इम्पोर्टेंट दे आर? सेकंड क्वेश्चन. Yeah, that's it. What do you guys feel about it? Let's start with rhythm first. अबे ओके. तो देख, मेरा ये मानना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है. ठीक है, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ, से कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ले ले, कंपनी, लेट्स जस्ट कॉल अ कंपनी. तो कंपनी कंपनी काम करती है बिकॉज मतलब दे हैव टू satisfy their investors, they have to satisfy their stakeholders. तो उसमें उस प्राइमरी, the reason I'm coming to a point के कुछ चीजें प्राइवेटाइज और कुछ चीजें should never be handled by a company because inherently model works on simple fact के numbers increase करने. ठीक है, I will उनको बस उनका सिर्फ एक ही इंसेंटिव है कि दे हैव टू इंक्रीज सर्टेन नंबर्स, दे हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग इनटू आईआईटी चाहिए. मेरा यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट ये है कि व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, एजुकेशन शुड नॉट, it should not be, what do you call it, an incentive for a stakeholder or a shareholder. Like It should be handled by थोड़ा the सा government. ये should be तो handled कहने की by कोशिश कर रहा है. Not a हाँ private जो company whose main प्राइवेट motive is to कंपनी. earn money. क्योंकि मतलब मेरा सिंपल सा पॉइंट ये कि इफ आई हैव लाइक 10 पीपल और 10 स्टूडेंट, ठीक है, 10 स्टूडेंट में मुझे पता है कि मैं इन 3 बच्चों पे ध्यान दूंगा, एक्स्ट्रा ध्यान दूंगा, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनका सब हो जाएगा, एंड दैट इज गारंटीड. दे उनके उनके हिसाब से, एंड व्हाई वुड दे रिस्क इन्वेस्टिंग देयर मनी एंड रिसोर्सेज फॉर द अदर 7 किड्स? इट्स Hmm. सिंपल एज दैट. क्यों क्यों Hmm. उनके लिए वो जेनरिक सा रखेंगे, बाकियों को आई फील के हाँ उनके लिए दे हैव टू पुश के कितना नंबर इंप्रूव कर सकते हैं. आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल फॉर सर्टेन इंस्टीट्यूट टू हैव ओवरऑल, लाइक यू सेड के पूरा एवरीवन प्रॉफिट इन देयर. मतलब इस सेटअप में एक अनबायस्ड अप्रोच तो हो ही नहीं सकती है. There has to be some bias who are better because you need to improve your numbers. क्योंकि टीचर्स एज ए इंडिविजुअल दे केयर अबाउट देयर स्टूडेंट्स, दे केयर अबाउट ये बकचोदी कर रहा है, इसको बाहर खड़ा करो क्लास के. दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म्स, एंड वो चल रहा है. बट एज अ बिजनेस आई डोंट केयर. मतलब दैट्स माय Right, पर्सनल ओपिनियन. right. Anyone else has a different take? सो कुछ बातों से मैं सहमत हूँ. कहीं कुछ एरियाज में मैं आई वुड हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन. तो while I agree कि there are definitely certain advantages to the sort of digitizing of, or basically to digitizing education and making it more more of an online platform sort of thing. Obviously
one of the biggest advantages is the advantage of the internet itself, which is कि accessibility बहुत high हो जाती है, provided that the consumers have the resources to exploit that accessibility. India में pre-Geo, that was not necessarily the case. Even with Geo, uh, जिस हद तक proliferation या spread हुआ है internet का to the um, to the hinterlands, to the rural areas, to the मतलब less developed parts of the country. That is obviously an open question. The other aspect is it's basically, so I am not opposed to having privatized education at all. uh, and as far as government ka point of view hai, I'm perfectly comfortable that there should be an option, but matlab, ultimately I think the free market system is a superior system by virtue of the fact that it Yes. optimizes for certain goals. Right. Now, Exactly. Rhythm ka point is very valid. Ki, especially in Byju's ke saath, one of my concerns is also what their approach to scaling is going to be like, because they've acquired these assets. They've acquired an IIT coaching and one of the top medical coaching place, which is Akash. They've acquired also the White Hat Junior program, which is controversial in its own way, but let's, for argument's sake, say that it's a good coding platform. Having acquired these resources, the next step is obviously going to be scale it up so that it becomes at widespread across the nation, but also internationally. My concern there is, are they still going to adopt? Yeah, are they going to maintain a sort of one size fits all approach? Yeah, are they going to account for individual variability in students, which is probably one of the biggest advantages of a school, of a physical school, because um, having a small size class with physical interactions means that teachers can look out for the individual needs of a student and try to accommodate them as best as is possible within the scope of their constraints that they operate under. Like, for example, time constraints, and yeah, there are constraints on how in depth you can go, and things like that. So individual attention is probably one of the biggest critiques that I have to offer. The other aspect is, and I'm sure, and Ian also talked about this, is key. Schools were supposed to be, and still are, I think, a place where, at least as of 2019, 2020 has changed everything, but as of 2019, it used to be a place where children would basically learn how to behave in society, how to interact with people, what is acceptable behavior, what is not acceptable behavior. Um, Basically, just learning the rules of how to be a good, productive member of society. So the productive part comes from the actual classes they take and the skills they learn. But just the aspect of fitting into a society and being, a valued member, and you know being part of a group, that social aspect was covered by interactions that were outside the scope of just the skills that you learn, just the classes that you take. That is when you form basically relationships with other people, including student teacher relationships, but also obviously peer relationships, friendships, all of those things. So what happens to those things? Are we basically giving rise to a nation of well-educated, or rather literate and somewhat skilled sociopaths, basically, who have no idea how to interact with people, but are extremely socially awkward, have no social graces, have no idea of how to behave, in a situation where there are multiple people involved, but they do have some sort of skills and they can use it and they can make some money. Is that what we're going for? I hope that is not the objective. So the other aspect, one of the other things I wanted to touch upon is, as far as coming back basically to Rhythm's point, which was key, there should be a stronger role of the government. I think that the role of the government in this context can be working with the industry professionals, working with all of the stakeholders. For example,
the parents of the children, professors from colleges where these school children end up, and these for-profit companies, working with all of them to establish what set of parameters that they need to optimize for. So for example, if the only parameter you're optimizing for is कि हाँ बच्चे का जेई हो गया, if that is it, then you will only optimize for that. And it's Right. clear you have no incentive to optimize, go above and beyond, unless at an individual level some teacher wants to go above and beyond. Other than that, in most cases, especially when you're operating as part of a corporate hierarchy, you will not necessarily be motivated. See, that's another aspect of it, right? Teachers, when they're part of a school, they are part of an organization that may sometimes be for profit, but in general is still something that you would broadly consider a social welfare organization and not a for profit venture. When Right. you're part of a company, even an ed tech company or any of these things, you are very much, unless the culture is made such that it's more similar to a school, unless that is the case, there's nothing preventing you from operating as a typical corporate enterprise where you have clear hierarchies, you have clear goals, you meet those goals. You do not necessarily have an incentive to go above and beyond for an individual student because their impact on your career is negligible. The impact on your career comes from how many of those students end up in JE, not necessarily how many of those students are, uh, you know, have good social skills, not necessarily how many of them exhibit creativity or individual thinking or critical thinking or any of the other skills. It's just, can this person meet the specific thresholds set and required by, for example, the JE? Uh, but if the government were to get involved and to help build a framework for figuring out what sets of parameters need to be accounted for, then that would be a way where you have some form of social intervention from the government, but you still allow the free market system to come up with its own answer to this problem. So basically, as part of the sort of company side of things, as part of the private sector, they have specific goals, and they have, it's up to them how they choose to meet those goals. Now, government ka role is to say, especially given that this is important because these people are going to be the citizens of the country, and they are the citizens, but they're going to be contributing to the country's economy and so on. It becomes important for the government to have a role in how to frame the goal for each of these companies. Now, one of the things I pointed out was that some of the stakeholders in this process should include college professors. So parents ke liye, parents should be included obviously because they know their children. They know, what skills they need to learn. They know where they're lagging behind, what sort of things need to be accounted for. Social wale aspect mein, personal wale, emotional wale aspect mein, and even to a large extent learning wale aspect mein. College professors का role आता है कि उनको पता होता है basically कि क्या है जो मिसिंग है इनकमिंग बैच में, क्या है जो सक्सेसफुल बैचेस में था, एंड हाउ डू आई गेट फ्रॉम दिस इनपुट टू दैट आउटपुट, Right. and what is it that schools can do to help in this process. So even if you have a player like Byju's in the market, if they are able to meet all of these checklist items, then that is basically a very successful model. Now, for profit doesn't have to be the only model. That is also something I should emphasize. For example, if you look at Khan Academy, which or even a lot of these YouTube channels, all of us I think have used it at some point for our exams or for any of these tests that we've taken in college. These are high quality resources that have been provided completely free of cost by not for profit organizations. That is another model that can be accounted for. One way for example, if there are schools, especially government schools, which can't necessarily afford to have an ongoing contract with a player like Byju's, the alternative for them to still bring the power of online learning to their students, that can be accomplished through basically offering
or providing resources for these students to engage with these free learning tools. Right. So these are some of the thoughts I had, and that's basically That's my it take. was insightful. मेरा इस पर्टिकुलर मैटर के लिए ये टेक है. फर्स्ट, आई थिंक स्कूल्स, लाइक यू सेड, schools are very important. मतलब, are we running only after success? Are we learning only after ways, after skills that can help us earn money? That is one motive, obviously, to live in this society. But schools are for a different purpose altogether, I think. Ideally, what should be the case? अगर एक 20 साल का 22 साल का बच्चा है, सुपर सक्सेसफुल, लेकिन ही डजंट नो न्यूटन लॉज, तो आई थिंक दैट्स अ फेलियर. मतलब, एक जनरल बेसिक नॉलेज अबाउट साइंस, मैथ्स, history, just a basic sports, you need all of that to have a general view ki how the world works, not only a particular domain. So I think both of these systems can coexist peacefully, and that would be the best model. You go to school to have a general overall development, but you can use these online websites, uh, like like the ones we discussed, to improve a particular skill of yours. Because you discussed ki totally depends on the culture, but frankly speaking, if you are an organization, you will run after money, you will run after numbers, कितना भी अच्छा आपका culture हो, because that will drive your growth. That will only drive your growth ki how much revenue you are bringing. So I think we should not even expect from them. Like Khan Academy, that's a very good example. But जो उसका फाउंडर है, उसका विजन ही कुछ और है. उसका विजन है एक फ्री एजुकेशन सिस्टम. उसका विजन है कि मतलब हर इंसान को एजुकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए फॉर फ्री एंड ऑफ प्रीमियम क्वालिटी. तो बट ऐसे लोग, आई थिंक, दे आर वेरी रेयर. सो और रिसेंटली आई थिंक किसने खान अकेडमी को फंड भी किया है. आई डोंट रिमेम्बर द Elon नेम. Musk. इट्स इलॉन मस्क. हाँ, इलॉन मस्क ने किया है, और आई थिंक $7-8 million फंड भी किया है. तो हाँ, I think they can, both of these systems can coexist, but it can't be interchanged. First thing. Second, schooling system में एक problem है बहुत बड़ी कि I think the quality of teachers उतने अच्छे नहीं है. बस मुझे ये लगता है. Topics are very interesting, लेकिन अगर यहाँ हम क्यों जाते हैं? बिकॉज ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा है, ये बेस्ट टीचर्स को हायर करते हैं ताकि वो सिखाए. लेकिन स्कूल में ये नेसेसरी नहीं है आपके पास बेस्ट टीचर हो. तो ये एक प्रॉब्लम है कि स्कूल का अगर सेटअप थोड़ा अच्छा किया जाए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स बढ़ाए जाए, तो मे बी अपने आप लोग यहाँ जाना कम कर देंगे अगर यहीं से उन्हें सही एजुकेशन मिली. और थर्ड पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था, एक और इशू स्कूल के साथ ये है कि हम, द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप इन आवर स्कूल्स, वी हैव ऑलवेज रन आफ्टर मार्क्स. मतलब ये हमें यही दिखाया गया कि कम, इन द एंड, आफ्टर सारे पीरियड्स, आफ्टर सारे टेस्ट, व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू सॉ कि कैसा साल गया? एक नंबर होता था कि इतने आए इतने आए. ये कॉन्सेप्ट हटा के अगर हमें ये भी बचपन से सिखाया जाए कि हाउ टू डील विद फेलियर्स. लेट्स से आगे तुम्हारे 10 नंबर आए 20 में से, इज देयर काउंसलिंग सेशन की इट्स ओके, which tells those students of 5th class ki it's okay, this is how you deal with failures. ये सिखाना. The importance of meditation, ये हम अब सीख रहे हैं आफ्टर वी आर 25 years. 30 साल में लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन मे बी अगर हमें बचपन से इंस्टिल किया गया होता कि ये चीजें हैं, ये बेसिक कुछ चीजें टू इम्प्रूव. हमने हमने कभी भी स्कूल में ये नहीं सीखा हाउ टू improve your learning, how to retain more. There are many courses online for this, how to retain more. अगर ठीक है मार्क्स कम आ रहे हैं यार, लेकिन how to improve, ये कौन सिखाएगा? नहीं, किसी बच्चे की मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, किसी बच्चे की अच्छी, वो जनरल हम ऐसे वायर होके आए थे. लेकिन जिनकी नहीं है उसे कौन सिखाएगा कि नहीं, ऐसे ये कोर्सेज नहीं है स्कूल में जो मुझे लगते हैं बहुत जरूरी है होना. एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो मैं आई रेकमेंड यू गाइस. इट्स माइंड वैली. सो इट्स अ स्टार्टअप जिसमें द फाउंडर
his name is Vishen Lakhiani. उसका vision ही ये है to focus on these concepts. So if you go on that site, you will find courses जो ये इन्हीं concepts पे है. How to improve your learning, how to read faster, how मतलब सब life के aspects में education जो school में missing है. तो हाँ, ये एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है ये हमें अब सीख रहे हैं हम जब हम 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए. लेकिन अगर बचपन से हमें थोड़ा रीडिंग हैबिट, एक और चीज, हाँ हमें बचपन में वी वर टोल्ड कि भाई रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डू इट, यू शुड डू इट, बट वी डिडंट डू इट. 90% ऑफ स्टूडेंट्स डिडंट डू इट. तो देयर हैज टू बी सम इशू विद द टीचिंग अथॉरिटी. हो सकता है मे बी इफ इट वाज मेड मोर इंटरेस्टिंग फॉर अ चाइल्ड हु इज इन 5th क्लास, उसे इतना समझ नहीं है. यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम कि हाँ, दिस इज व्हाई यू नीड टू रीड, this is why you need to meditate, this is why you need to exercise. वो हमें नहीं कभी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया गया, तो हम नहीं सीख पाए. ये मेरे, these were my takes on this particular topic. And you have any views on this? Valid point coming in. सबसे point of contest, I would say, जो rhythm का pointer निकला था अभी regarding privatization versus public form or government corporations. Now, this is a discussion I've had before with a couple of people, but not with respect to education, rather than any other industry. Privatization. Just to clarify, I didn't mean private schools or public schools. I mean No, privatization of the entire education industry. I'm just talking about like a big corporation like Baiju taking control of classes rather than schools. I understand. उसके rhythm generally फायदे भी होते हैं, and major benefit ये होता है when people have an incentive, they tend to ensure that the product is of good quality. They tend to ensure that what they're doing is not a bad quality product. Just same thing, जैसे स्कूल में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो मास्टर जी बैठे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ चाय पी रहे हैं, बच्चे बैठे बैठे जो मन कर रहा है करो. They ensure ये नहीं होगा. Privatization generally ensures कि quality रहे, but obviously it comes at a cost, and the cost is capitalism. वो तो हो गए. It always happens like that. Now, the question is, why is it like that? जो भी privatization or capitalism, whatever that comes up, it's because of the innate nature of the consumer. If a consumer aspires to say कि मुझे education ऐसी चाहिए जिससे मेरी knowledge बढ़े, more than मेरी marks बढ़े, automatically they will conform to that because उनको profits वहाँ मिलेंगे. Customer devises everything. If the customer is aware, it ends up happening exactly what the customer wants. Now the problem there is, in India, the mindset has been an issue for the past 60, 70 years. We don't care about education. We care about results. We've always cared about results. Which is why before Byju's, you had FITGI, Vidya Mandir classes, Narayana. Before that, you had some other education format of ensuring you get the marks, not the knowledge. It was never necessary. And तुझे बहुत ज़्यादा hacky books मिलेंगी इसमें. If you remember CBSE के हम लोग जो course books पढ़ते थे, फिर उसकी एक और book आती थी, solution book करके कुछ आती थी. और उसका भी एक further solution book बनता था. 1000 बनते रहते हैं इंडिया में. उसी का धंधा चलता रहता है. Success तभी आएगी जब mindset change होगा. अगर mindset ही यही रहेगा कि मुझे job चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, it's really not going to make a difference, to be very frank. And वो problem कहाँ से आती है? Something जो यश तूने मुझे एक बार बताया था. The CEO of Cred said, in India, everything is about social standing. Yeah. It's less about gaining money, more about your social ranking. How you look in public. हाँ. Right. जब mindset ही तुम्हारे consumers का वो है, you don't expect really private companies to do anything. In fact, government schools are not doing anything different. तुम किसी को भी घुसा दो, जब mindset ही वही रहेगा, irrespective of कौन है, end result भी वही रहेगा. Right? Now, वो mindset change होगा नहीं होगा, I don't know. US में, I'm again not very highly aware, but वहाँ पे universities made a standard saying that I don't care only about your SAT scores. I don't care only about your GRE scores. Show me more. Show me you have the ability to be a self-motivated leader. Show me that you have the passion for the course you're wanting to do. I want to see that before I select you. Then that selection criteria changes, mindset changes, which is why Modi is trying to bring in a reform, education. वो खुद कोशिश कर रहा है
कि भाई इस तरीके का इवैल्यूएशन हो आपसे। इनफैक्ट जब हम कॉलेज में थे बीच में एक और रूल निकाल रहे थे कि जो इंजीनियर्स निकाल रहे हैं उनका एग्जाम लो। फंडामेंटल थॉट प्रोसेस वाज कंजर्वेटिव, जो बहुत बेवकूफी का था। What I really prefer the IB form of education, the international baccalaureate जो भी उनका कोर्स होता है, उसका जो form of education I prefer that a little bit more, क्योंकि that says कि भाई देखो स्कोर आएंगे तुम्हारे मिड में भी आ सकते हैं, लो में भी आ सकते हैं, it means you can't perform in an exam. Personally मेरा ये सबसे बड़ा इशू है, नॉलेज भले ही हो, I can't perform in an exam कभी भी, I can never perform in an exam, which costs me in an Indian education system, which may not have costed me had I been in an American education system. तो right अब वो एक प्रॉब्लम है, एंड वो तभी जाएगा जब लोगों का माइंडसेट बदलेगा, एंड वो माइंडसेट तब बदलेगा, अब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, राइट, ये माइंडसेट तब बदलेगा जब वी आर एबल टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। इशू इज कंपटीशन। अब तो देख, जब हम लोग बड़े हो गए थे, व्हाट इज द बेसिक थिंग्स वी आर डूइंग, स्कूल में सीख रहे हैं, ठीक है, एक रोबोटिक्स क्लास में कुछ चला गया जो बहुत ही हाई फाई स्कूल से हुए, जो थोड़े छोटे लोअर स्कूल से उनके म्यूजिक क्लास होती थी, किसी का कुछ एक्स्ट्रा क्लास होता था, हो गया डन। जो थोड़े मिडिल क्लास हुए उन लोगों ने कह दिया चलो ठीक है बच्चे को स्पोर्ट्स सिखा दो, कोई ये करा दो। उससे पहले भाई पढ़ाई करा दो, बहुत बड़ी बात है, वरना खेत में बैठ के फसल काटेगा यार। ठीक है, और आगे क्या आ रहा है, अब तो एजुकेशन करो, म्यूजिक भी करना है, स्पोर्ट भी करना है, कोडिंग भी सीख, ये भी कर, वो भी कर, वाई कॉम्पिटिटिव एज के लिए, वाई कॉम्पिटिटिव एज, साला पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, करोगे कैसे तुम with that volume of people graduating, 12 लाख 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं हर साल जेई मेंस का, तो ये तो सिर्फ जेई मेंस है, बाकी तो छोड़ो। As a result, the education system, be it privatized or whatever, has narrowed its scope to super specializations amongst children. बच्चों को फ्रीडम कितनी है भाई, साइंस लिया पीसीएम भी, डॉक्टर बनाओ, ये लिया इंजीनियर बनाओ, इसमें घुसाओ, उसमें डालो, फैशन। कभी किसी को सोचा है कि यार मैं इंजीनियरिंग कोर्स लिया साइंस, बट यू नो व्हाट, आई वांट टू गेट इनटू पेटेंट लॉ। इज देयर सम सिस्टम व्हिच इंश्योर्स कि तुम्हारा वो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है? तुम बच्चे को 5 ऑप्शंस देते हो, उससे ज्यादा देते भी नहीं हो। चाइल्ड ट्राइज टू एक्सप्लोर, एक अलग सुपर स्पेशलाइजेशन की कोचिंग क्लास, लॉ पे कोचिंग क्लास डाल दी, मेडिकल पे कोचिंग क्लास डाल दी, इंजीनियरिंग पे कोचिंग क्लास डाल दी, कल तुम्हें फैशन पे कोचिंग क्लास दिखेगी। एज मतलब हर चीज उस लेवल पे चली गई है। क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट हैज बीन इनहिबिटेड, एंड एजुकेशन छोड़ो, वो तो इंडस्ट्री लेवल पे जा चुका है। तुम अगर म्यूजिक ले लो, चलो जियो को लेट्स पिक अप जियो म्यूजिक। जियो म्यूजिक सेलेक्ट्स आर्टिस्ट बेस्ड ऑन किसका कितना चल रहा है, कितना उसका, लाइक अरिजीत सिंह इज अ टॉप ट्रेंडिंग सिंगर एवरी टाइम। Jio Music tries to get more singers and artists on their app, but वो इस हिसाब से नहीं, तो म्यूजिक किसका अच्छा है, वो उनकी अपना मशीन और स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते क्या टाइप चलता है। अगर हनी सिंह चल रहा है, बादशाह चल रहा है, तो वो ही गंद फैलाएंगे हम। एंड ऑफ स्टोरी, डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। बहुत ही इट्स अ हार्ड हिटिंग पॉइंट, लेकिन बहुत सही है कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। जो गाने भी, जैसे तूने कहा, आजकल म्यूजिक वीडियोस आते हैं एंड उसमें पता है किसको ले रहे हैं, मतलब टिकटॉक स्टार्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, तुम्हारा गाना बहुत मिलियंस लोग देखेंगे। दे आर नॉट, उनका वो फोकस ही नहीं है कि म्यूजिक वीडियो अच्छा बने, अच्छे एक्टर्स को लाते हैं, अच्छे इमोशंस डालते हैं, नहीं, 2 ऐसे लाओ जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनसे म्यूजिक वीडियो बनाओ, गाना वो गा रहा है जो ऐसे नहीं अच्छा गाए या वो गाए, जिसकी खुद सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। फिर तो वही है, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अगर हम ही वो बोले हमें कुछ और चाहिए, तभी वो मोटिवेट भी होंगे कुछ और करने के लिए। एग्जैक्टली। और जहां तक तेरा पॉइंट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ कोपिंग विद फेलियर, आई सेमी एग्री विद दैट। The problem is, and it's a very extreme point over here. The problem is, I feel coping with failure is a decent thing. I know people have issues and they should not go to a suicidal track. I'm completely against that fact. कि भाई बच्चों को समझाओ कि इतना नहीं डिप्रेस होना है. But at the same time, complacent भी नहीं होना. Failure should hit you hard. If it doesn't hit you hard, you won't be able to overcome it. Right. It has to hit you. वो हिट जब तक नहीं आएगा तुम्हें फेलियर। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ फ्लूइड ऐसे नहीं निकले, उसकी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मारी है, रॉबर्ट हुक ने इतनी मारी उसकी, तब जाके वो निकला है। somebody helped him out, that hit has to come। तो मेरा टूर जिनमें होता है वही ग्रो करता है। I totally get your point। मेरा पॉइंट ये था कि मैं क्या कहना चाहता, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान लेट्स से कोई नई चीज ट्राई करना ही, आई थिंक एक बहुत छोटा पॉपुलेशन कर भी पाता है, उसमें जैसे वो फेल होता है, ठीक है,
जैसे ऑब्वियसली अगर लेट्स से कोई बंदा अज्यूम लेट्स से एक जॉब कर रहा है लेकिन एक आइडिया पे काम कर रहा है, एक स्टार्टअप खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई जैसे हमने डिस्कस किया इंडिया में सब सोशल स्टेटस पे चलती है चीजें, कोई तुम्हें नहीं ऐसे दिखने वाला कि वाह भाई क्या काम कर रहा है बहुत, मैं यू आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द बॉक्स, नो। नाउ लेट्स से यू फेल इन दैट, if you can't, if you're not good enough, if you're not equipped enough to handle this failure पता है क्या होगा उसके बाद, you will have your own family saying कि भाई क्या कर रहा है, कुछ और कर, you have your best friend saying shit, but can you not take it to your heart and start again? This is what I was emphasizing on. Which is yeah, that's the thing. Same. This point मतलब I agree with. I kind agree. of boil it down, basically the point is कि जितनी ज्यादा large population है इंडिया की, a model that relies completely on collectivism was as opposed to individualism, usme there is necessarily going to be this element ki people want to see you fail if you're trying something new. And this is the concept of Schadenfreude, basically, that you take Mm. pleasure in someone else's sorrows and someone else's failures or any of those things. So in a collectivistic society, especially one with such a large population, Schadenfreude is built into the system. People want to see you fail. They don't necessarily want to see you succeed because you've broken out of the template. And the template is what gives them power. It's what gives them value. It's what gives value to their children's careers. It's what gives value possibly to their own careers. Um, so the idea is ki unless you have more of an emphasis on people charting their own course, forging their own path, figuring out what works best for them, unless you have something like that, and unless that becomes more accepted, this is Wo- unlikely to change. And I have my it probably doubts. won't change because India as a nation relies, in one sense, it could even be considered a strength. It relies strongly on traditional values, relies strongly on uh, the closeness between families, the tight knit communities. All of these things are central to the Indian experience, basically. So overnight change karna is not possible, obviously, completely impossible. But even 30 years mein change karna, I could see Highly certain pockets unlikely. of India changing. I could see urban India starting to move towards this, maybe even getting to this. So 30 years down the line, coming back to how we started this discussion, 30 years down the line, it's possible that you will find more of this happening, at least in some parts of India. But in other parts, my guess is, yeah, my suspicion is ki things will more or less continue to be the same, basically. I think And नहीं, to I disagree with थोड़ा इसमें दबे. It's not a problem of India, to be precise. ये बहुत humanity level पे issue है. People who tend to lose power will fight back. अब question is कि वो India में इस level पे है, Middle East में maybe stricter, out west little more liberal about it, but question is जो whoever tends to lose power will fight against it. Anybody, कोई भी हो. Google tends to do that. There are आधी से ज़्यादा companies do that. When they see a competition coming up, they'll bully it with high capital. That's like a typical Amazon Google way of operating. You bully them with complete capital, दबा दो उनकी कोई technology को नहीं के लिए. Even if it's a big buyout, customer. buyout also. buyout. I think Buyout कर दो. So that's Byju's always going to be there. is also on that spree only to buy everything which is already there online education sector में, सबको खरीद के एक Which बड़ा, is which is I think a good way मतलब of, if you're a business, I think सही है, कोई गलत नहीं है नहीं, yes इसमें. and as no, long as yes you're and no. adopting it. I am on a no Right. side, but continue. I Mhm. want to see So other yes and no. So I would say yes to an extent ki if there really is a case that you're trying to get into a market that you weren't in before and you acquire someone who has some experience in that market. So this is the idea of partnerships, alliances, acquisitions, and wholly owned subsidiaries. Many of these are many different options, all of which try to do the same thing. You're trying to acquire a skill you didn't have before. So you say ki I'll either acquire this guy who kind of knows what's going on in that space and then absorb his resources and then give him more resources, rather absorb some of the teams, figure something out and start
trying to operate in that space. So that is why in certain cases it is a good thing to have. Now the counterpoint obviously to that is, if taken to an extreme, if taken too far, this is obviously what gives rise to monopolies, or not quite monopolies, but something, a kind of situation where you have a few big players who basically absorb most of the small players that try to emerge. Now, this is not a monopoly exactly. It's not even a cartel. It's somewhere in the middle between the two, where you have two or three major players that each know that if someone else is coming up, the other one is going to acquire some of these smaller companies. Hmm. So Hmm. a good example would be Facebook. Basically, they bought Instagram, they bought Hmm. WhatsApp, and now because the because they have some pressure and there is some antitrust pressure against them from the government. Now what they've done is, or what they've been planning on doing and have been implementing is, in तीनों products को इतना heavily integrate कर दो that Hmm. separating them becomes impossible, and people get used to the experience, and trying to separate them then becomes a burden on the consumer because they've Right. gotten so used to the tight integration between these three I services. think उसका हम सिंपल एग्जांपल अभी देख रहे हैं जो व्हाट्सएप के साथ हुआ. Many people were on the words कि let's delete WhatsApp, let's adopt Signal, लेकिन तुम कर ही नहीं सकते because you're so deeply integrated in that system, WhatsApp, Instagram और वो. But anyways, मेरा point ये था कि looking uh, only from a business point of view, acquiring uh, different companies, I think it's a good move. जैसे Mark Zuckerberg, I think the best move of his life was to acquire WhatsApp and Instagram. आयन का गया आयन का लगता है मे बी डिस्कनेक्ट हो गया, आ जाएगा वो. वैसे मतलब कमिंग टू द मतलब आई थिंक एजुकेशन सेक्टर से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया बट मतलब आई फील के जैसे कल एक न्यूज मैंने तेरे साथ ही शेयर करी थी कि दिल्ली में 10% स्टूडेंट्स आफ्टर ड्यूरिंग कोविड 10% स्टूडेंट्स हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड 80% स्टूडेंट डजंट इवन हैव अ सेल फोन. तो बाइजू जैसे जो सिस्टम्स हैं और मैं मतलब आई एम नॉट सिंगलिंग एनीवन आउट, आई एम जस्ट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन के फंडामेंटली अगर देखोगे कि दिस क्रिएट्स एन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया है दैट इज फॉट फॉर इक्वालिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी ले लो. आई एम नॉट सपोर्ट ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. बिल्कुल मैं 2 साल वही करा था जिस बच्चे जो अच्छा पैसा दे सकते हैं दे कैन गो इनटू अ गुड प्लेस लाइक फिजी और आकाश और XYZ आई डोंट नो. और जो नॉर्मल बंदा है जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है उसके पास तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है यार. मतलब बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके. अभी जैसे बाइजू वाले बच्चे होंगे कि जिनके पास सेल फोन नहीं है, जिनके पास वो नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं. यू आर क्रिएटिंग दिस वाइडनिंग दिस गैप इवन फर्दर बियॉन्ड. मैं बोल रहा हूँ वही कि यहाँ पे गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टैंड बिकॉज दैट्स आई थिंक इज one of the fundamental duties of a governing body to not create this not create any gaps to extreme. So अच्छा है बाइजू as a tool for people, it's very good, it should be there, it will be there or it will grow definitely. But when it comes down to creating an enterprise where only few the privileged people have access to that, especially something as fundamental as education, I think then we are going in a wrong direction. That's my personal opinion. हाँ यार To some extent I agree. हम्म मतलब कि education is in fact a right. So in that sense, but here's the thing. ये सारी जो services हैं, these are not necessarily the fundamental services of education. You understand? Abhi bhi, for example, the government can always claim that we are giving these people the option. So our pledge to the people is we'll guarantee them an education. Our pledge was never, yeah, rather the law has never required us to
guarantee coaching to these people, या guarantee इस level के. We have certain standards and we try कि our schools will meet those standards, and that is the level of education that you are effectively guaranteed as a citizen of India. But if you think about these types of services, these are basically top-up services. These are additional services that people who have the resources can avail. Now बात ये हो जाती है कि फिर तो मतलब it's not quite the same thing because this is a rights issue, but yes, you have it becomes a quality issue. So the मैं quality of education you have access to is uh, different for different sectors of society. But ultimately, unless you completely take a socialistic stand on this issue, um, that's that's to be expected and not necessarily something that's bad. Because see, wouldn't you say that some people having access to this high quality stuff is better than no people having access to this high quality stuff? मैं उसमें बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ. My point here is like I think Yash and you guys before also stated कि यार मैं अपने स्कूल की बात कर रहा हूँ. मैं जब स्कूल में था then there was some coaching institute and within like 3, 4, 5 years all the good teachers of my from my school were now teaching in a coaching institute. ठीक है, और स्कूल की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही. तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि bring some regularization. Na? Government should enforce certain regularization, maybe have more incentive for teachers के लिए maybe some tax benefits से लेकर Exactly, stuff that is what is required. मेरे हिसाब से एक स्कूल वाला टीचर कोचिंग पे जा रहा है तो मैं उसके हिसाब से देखूं तो इट्स अ प्रमोशन. मैं अगर एक स्कूल टीचर हूँ और मैं कोचिंग, मैं एक पर्सनली तो मेरा प्रमोशन ही हो रहा है, मैं वही जाना चाहूंगा क्योंकि यहाँ मुझे ना उतने पैसे मिल रहे हैं, ना उतने रिसोर्सेज, ना उतनी इज्जत. तो हाँ, वो तो हाँ, यार इज्जत वाला is also a thing. Respect का एक बहुत major role आ जाता है because teachers obviously in a school, unless कोई private school है, elite school है, in most situations teachers will most likely feel undervalued in the exactly. school because the level of influence they have over a student is greatly reduced by the influence of these coaching institutions because उनकी बात ही नहीं सुननी. क्या वही. फायदा उनकी बात सुनने का जब आगे जाके वो बंदा मुझे वही दिला रहा है जो मेरा करियर बनाएगा. Exactly. तो इस पर्सन की बात सुनने का फायदा क्या? And the other aspect is they feel undervalued because of the income that they're able to make at a school. Exactly. तो They also अगर feel income में undervalued. ही हाँ. वही, तो basically the point is, the question then is how do you incentivize, how do you financially incentivize, which is a major thing, right? How do you financially incentivize teachers to, or high quality teachers to come to schools rather than coaching institutes? So actually I should take that back, not necessarily just financially, but how do you just incentivize teachers to Society come में. to हाँ, right. in general. हाँ. यार और See, मेरा privatizing is fine. See, privatizing is fine, but privatizing sort of creates a system where it's a pay to play system. If you have the resources to afford it, then you can reap the benefits. But if you don't, then effectively it's as though it's in one view of it would be that it's an erosion of one of your fundamental, I don't know if it's a fundamental right, but one of your rights basically. It should be a fundamental right I actually, have but My point is वो धीरे धीरे होगा दबे. Yeah. That growth in terms of education. Again, same fund. I always tend to revert back to the historical aspects. कितने स्कूल थे पहले? कितने लोग educated थे? Took 100, 200 years for people to actually lead to a situation where population is getting education. यार Took another 100 years for America to reach this situation. मेरा इसमें तो- एक पॉइंट एक है कि यार the thing is all these private institutions जिसके बारे में बात कर रहे हैं, they require money first of all to enroll. अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें, I think 10%, 15% अफोर्ड कर सकते हैं वो. तो अगर 1% बोलो. 85% अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो वो तो मतलब एक अलग वर्ल्ड में ही जी रहे हैं. फिर हम अगर बहुत ही Right. प्राइवेटाइज्ड मतलब बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं तो इन दी एंड तो इंडिया का क्या होगा? मतलब 85% तो स्कूल से ही पढ़ रहे हैं, वो तो जा ही नहीं सकते कभी वहां पे. That's the role of democracy, no? Rich gets richer, poor gets poorer. It will end up happening every Yeah, time. Does not mean it's the I right wouldn't thing. say I wouldn't say that's necessarily an outcome of democracy. I mean, that's a
I don't agree with that stance. I wouldn't even say the data supports the data support that stance. But It matlab, clearly does. it is Democracy allows free will of business. Free will of business also means that the one with money has the resources and the you're means talking to get about what a they want. liberal you're talking about a liberal democracy. You're talking about Tell me basically any a democracy place where where it doesn't exist. Rich get richer and poor get poorer. Tell me any democracy where it doesn't exist. matlab, the rich get richer, the poor get poorer. It's more so wide. You're talking about the I widening of the think wealth gap, right? But widening of the wealth gap is one aspect. Yahan pe we're also talking about widening of the gap in terms of access to resources. And in this case, access to education, which is actually, which could be leading to a vicious cycle where because you have a lower sense of opportunity, you have a lower access to, reduced access to certain resources, you eventually end up in a place where you can't make it as much money. So you're contributing to effectively True point. उसी the पोस्टर्स wide. के लिए गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट करती हैं, इसीलिए उनकी मॉनेटरी प्लान्स बनते हैं इस वजह से कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले. बट इट्स अ स्लो प्रोसेस. गवर्नमेंट्स के पास इतने Mm, पैसे से बहुत चीजें कर लेते हैं. It's a slow process. It will take time, which is why the wealthier and the exactly. richer will always get richer faster, which will not change until unless the government controls wealth distribution. That is not democracy. Huh. I mean, controlling wealth distribution can still be democracy. You can, through taxation, which is sort of a social करते हैं ना वे? democrat They perspective. do. They have already implemented that. Taxation on the basis of wealth already exists. But तुम कितना ही ले रहे हो? From a guy who's earning 100 crores, वो कितना tax दिखाता है अपना? So those methods are So not working out. there Unless it's until a you go into a question of China वाला sphere. China वाले sphere में तो घुस गया एक बार, तो फिर वहाँ हर चीज ही control हो जाती है. well, obviously India has many challenges. One of Yeah. which obviously is the size of her population. एक I think हम अपना ऑनलाइन वाला let's conclude that topic. हम थोड़ा इंडिया और चाइना में जा रहे हैं. I think we have moved on. That is correct. हाँ, तो let's conclude the topic. जो I think इस पूरे discussion से हम यही निकला है कि मतलब we need to मतलब help schools get better. मतलब government की वो school की teachers better, school. एक चीज रिदम बोलना चाहता before we concluded. So I would rather let Rhythm, you want to कुछ बोलना चाहता है? नहीं मैं बोल चुका. मैं बस वही बोल रहा हूँ कि टीचर्स जैसे आई थिंक कंक्लूजन के लिए वही है कि टीचर्स को ज्यादा सोसाइटी में वैल्यू मिलनी चाहिए, नॉट एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. कि जैसे सर्टेन प्रोफेशंस हैव राइट कि आर्मी वगैरह को रिजर्वेशंस होते हैं, वैसे टीचर्स आर आल्सो यू नो they deserve more than what they are getting. That's my take on that, and that will definitely change how as a society mindset change होता है. Again, rhythm teachers को मिलता है. For example, teachers के जो बच्चे होते हैं उनको free education मिलती है in the school that they are teaching or the college that they are teaching. They're not supposed to actually pay for that. Teachers को some teachers, I don't know कितने government schools में होता है, but colleges and schools में ऐसा होता है कि उनको रहने की जगह भी मिल जाएगी. So they do get that incentive. The problem is again बच्चे. हम लोग भी तो ऐसे हैं. जैसे हम लोग जब कॉलेज में जाते थे, let's बैठ को हम जाके क्या बोलते थे, क्या पढ़ा रहा है, क्यों करा रहा है, ये क्यों कर, नहीं सुनना, नहीं जाना, नहीं अटेंड करनी क्लास. वो सब है. I still think that what you're saying is part of the perks, right? But rhythm का point is कि, for example, if you look at the armed forces वगैरह, they generally receive a special level of treatment, special privileges across the board. Teachers के केस में जो तूने बोला, that is localized to the specific context of their school and their child's education. It is not like they're getting better interest rates on loans. It's not like they're getting tax write-offs. They cannot afford it. Armed forces have their own funding. उनका अलग funding होता है, उनका अलग money होता है. ऐसे तो हम teachers पे जाओगे, then why are you excluding the civil servants? Why are you excluding the cleaner who's cleaning the streets? Why are you excluding doctors? Civil servants it expands to everybody then. A lot of privileges anyway. Teachers के case में, I mean, it's not as much as you think. Through corruption वो अलग case है, but वैसे नहीं, not authorized उनको permits कितने perks मिलते हैं. I'm not talking about IAS. I'm talking about simple police का बंदा, simple हवलदार, simple inspector, sub inspector. इन लोगों को कहाँ मिलेगा उसका? Question is about funding. Armed forces are funded. They have their own mess. They have their own shopping area जहाँ राशन को पूरा उस तरीके से subsidize किया जाता है.
हाँ उनकी अपनी कैंटीन funding है वगैरह उस तो चीज होता का, है बट उनकी funding है। I mean I think the way forward is मतलब while you're trying to figure out how to incentivize, arguably right now the best path forward is this form of partnership style coexistence between schools and Hmm. these resources. Hmm. Now, whether the partnership is with a for-profit institution or whether it's a non-profit sort of thing depends on matlab, the individual school and their access to resources. But probably uh, that's that looks like the optimal way forward, Hmm. even if it's not the best way forward. Right अब now, that is the optimal way forward. simply put पता नहीं, forward, my personal point of view is mindset. Problem is mindset. ये incentivizing is not really going to work out. I think I Something get which I it. feel they have tried multiple times. आयन का पॉइंट सही है कि माइंडसेट तो डेफिनेटली हैज टू चेंज, बट आई थिंक सिंपली पुट वी नीड स्कूल्स, we need these institutions also. If there can be a beautiful merger between them कि वो coexist कर रही है, कुछ चीजें अच्छा वही अच्छा करते हैं तो schools नहीं पार्टनरशिप कर रही है, ठीक है, take these online videos, read from them, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बच्चे को मतलब ही इज डिवाइडेड कि मतलब ये भी करना है, अब ये मैं कौन से 5 कर लूं, ये पैकेज में आए. So basically, that's like saying कि दोनों के बीच में जो हाँ. experiential overlap है वो बहुत high नहीं होना चाहिए. The experience you get at school should be unique, valuable, meaningful, and different from the experience you get with the coaching वाले things. And ऐसा नहीं होना चाहिए कि redundant information बार बार present करी जा रही है. वही उसके लिए It both have could to be the be case on कि the same page, उन्हें बात करनी पड़ेगी. exactly हाँ और ऐसा हाँ नहीं कि जैसे मैं communication and partnership. I'll tell you by My with perspective is different there, but continue. मैं I'll तो tell you मतलब by एक्सपीरियंस. जैसे हाँ go हम ahead. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जब हम जाते थे 11 12 में, आई थिंक हमारा ये माइंडसेट हो गया था कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो बहुत बेकार है, क्योंकि हमारे मेरे हिसाब से हमारे टीचर्स, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर्स का भी एटीट्यूड रहता था कि मैं बेटर हूँ भाई तुम्हारे स्कूल के टीचर्स से, मुझे ज्यादा आता है. तो ये नहीं होना चाहिए. हमारे मतलब दे हैव टू पीसफुली कोएग्जिस्ट और साथ में मतलब काम. see हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ peacefully coexist work together, that's true, but technically अगर तू देखे what he's saying, what you're assuming someone said that as a coaching teacher, what he's saying is not wrong specifically for the context that he is talking about. Problem solving specifically even then for JEE for example के point of view से हाँ chances are इतने पैसे मिल रहे हैं obviously superior होगा, like he's being paid for it, he's being valued at that level for that skill and for his ability, more importantly, to teach that skill. But that is one aspect of it. School could have a complementary role in this where they focus entirely on concepts and helping individual students develop the concepts and what sort of learnings tools they need, what so basically addressing each student's individual need, ताकि जब वो कोचिंग या उस टाइप के डोमेन में जाते हैं तो वहां पे each of them is equipped with each of them has the ability to pick up those skills as well. समझ रहे? So basically what I'm saying is so let's say you're trying to climb Everest. Some people are in peak physical condition and they only need a little bit of training in order to make that journey. This is probably unrealistic, but let's continue. Some people will need a lot of training. They may have to lose weight first. They may have to unlearn certain things. They may have to then learn some new things all over again. And then they get to the base camp, Everest. And then they make that climb. Right. So if school can have that role while actually while being the जैसे Sherpas होते हैं जो कि mountaineers को ले जाते हैं एवरेस्ट के टॉप पे, those guys can basically be the coaching वाले type के people जो specifically problem solving एक particular problem एवरेस्ट को conquer करने का skill तुम्हें impart कर रहे हैं. That very very specific skill set which is valued in India because of the career doors it opens and all of those things, उसका तुम्हें वो दे रहे हैं skill, but school gives you the tools you need to get to that base camp in the first place and is able to generate Basic the life sort of individual के बारे में I would disagree there. मतलब मेरे हिसाब से पूरे स्कूल पे वो बर्डन डालना कि सारा का सारा डेवलपमेंट तुम ही बच्चे का कराओ. Yes, they should ideally, I agree. But in a realistic perspective कि पेरेंट्स को लगे कि सारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का वहाँ पे, अगर नहीं भी हो रहा है, there are alternatives.
if I can replace one school with 5 different types of coaching and experiences for a child to grow, even socially, computer camps or any kind of camps, kya so I'm achieving the end goal. It doesn't really matter how I'm doing it. स्कूल से करूं या मैं अलग अलग जगह से करूं, एंड ऑफ द डे एंड गोल अचीव होना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट. प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि जब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो ये सोच के नहीं जाता मुझे साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना है, तो ये सोच के जाता है कि मुझे भाई माँ बाप ने बोला है यहाँ इंजीनियर को पैसा मिलेगा, मुझे रैंक लाना. ये सोच गलत है. आई डोंट केयर वो स्कूल कोच कर रहा है या कोई इंस्टीट्यूट. फिर तो ये पेरेंट्स पे आ गया पूरा कि बंदा जो जा रहा है जो भी एजुकेशन लेने, जो भी स्किल डेवलप करने, एज लॉन्ग एज उसको इंटरेस्ट है राइट इन दैट डोमेन, ट्रस्ट मी वो रैंक के बियॉन्ड ऑटोमेटिकली सोचेगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सीलेंस की तरफ जाएगा इन दैट डोमेन. तो रियली स्कूल्स हो ना हो, तुम एक स्कूल को 5 ऑनलाइन क्लासेस में बदल दो, 1-2 ऑफलाइन सोशल के लिए कर दो, श्योर गुड इनफ एज लॉन्ग एज I do not agree. The reason being के कोचिंग का एक्सेस लाइक आई सेड बिफोर सबको नहीं है. तुझे ही है, मुझे है, हम सबको था, ठीक है, अच्छी बात है. But counterpoint is this process has to start somewhere. We can only try to make the changes necessary ताकि ये process spread होते जाए, ताकि जिन लोगों के पास currently access नहीं है उनके पास थोड़ी तो access आए, and जहाँ पे access है वहाँ पे optimized access मिले, ताकि overall development का जो end goal है वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, as opposed to specific goal directed. I think मतलब I think आयन का क्लियर यही नोटिस किया था जब मैं लॉकडाउन में जा रहा था. मैं कुछ ऑटो वालों से हैड डिस्कशन की भाई तुम लोगों का नहीं धंधा चल रहा, हाउ यू डूइंग इट. तो वो बता रहे थे कि हाँ भाई हमने एक लैपटॉप ले लिया बच्ची के उसके एजुकेशन के लिए, ऑटो का बंदा है, रिक्शा का बंदा, आई हैव टेकन दिस लैपटॉप, मेरी बेटी को उसका सीएस में जॉब चाहिए, एज एन इंजीनियर जॉब चाहिए, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर एजुकेशन का सिस्टम ले आए. इट इज गेटिंग टू इट slowly, steadily, as incomes are rising, it is coming to that state. Even if it is not rising, people are providing low income solutions online करने के लिए. सोच जो दवे ने बोला था, non privatized social corporations, they are going to provide sooner or later. आएगा ही आएगा वो. Government will fund it in some way or the other. But I think but एक interesting point है which could be for 30 years forward, given कि कितना ज़्यादा एक साल के अंदर चेंज आया है, especially in terms of work from home and the infrastructure required to do that, कितना ज़्यादा spread किया है वो, and कितना how evident it's become that to some extent you don't really need to be in an office, you don't really need to be in a city, you don't really need to have a physical presence to be a good member of the team, to make a good contribution to your company. Given that case, don't you think कि moving forward people will try to move away from expensive cities like Mumbai, like Bangalore, like all of these places? That process has started. That process has started. If it has started, बहुत बुरा started. A good sort of outcome of that process, a side effect of that process is कि these people who have high incomes and now higher disposable incomes because they're not paying as much rent, they are moving to other cities which have lower cost of living, and they're bringing with them a lot of purchasing power. Because of these resources, don't you think in lower cost of living jagahon pe, which may not be the most highly populated urban areas, they could be sort of cities, yeah, they could be, for example, someone could work in a hill station or something, or wherever they choose to settle. Yahan pe, because you have an influx of people who have this sort of purchasing power and these resources, and inke bhi families, inke bhi bacche aa rahe hain saath mein, don't you think this might lead to a situation where you have new and better schools coming up at these places that didn't exist before? And that's a good point. हाँ, आएंगे. जैसे लोग अलग अलग जगह पे जाके स्पेंडिंग करेंगे उस एरिया की लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये होना ही. इससे ये किसी को पता है क्या कि इलॉन मस्क उसका खुद का एक स्कूल है जहाँ अपने बच्चों को भेजता है वो. आई थिंक लोग कर ही रहे हैं जो कर सकते हैं. तो हाँ यार ऐसा हो ही सकता है और होगा भी. He is the second richest or richest depending on what date it is person in the world. तो उसका अलग केस है. But even मतलब आयन का पॉइंट मतलब आई थिंक यही है कि it all depends on the mindset. तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं,
बस स्कूल अच्छा हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अब तुम्हारा माइंडसेट अगर सही है तो तुम सही एक्सप्लॉइट कर लोगे जहां से भी करना है. डजंट मैटर वो स्कूल है वो है. हमारा आई थिंक हमारा एक मेन पॉइंट ये था कि क्योंकि पुअर इंडिया में जो पुअर वाली पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, वो शायद अभी नहीं कर सके, लेकिन हाँ इन फ्यूचर कर लेंगे, कमिंग 15 years कर लेंगे, हाँ कर लेंगे. Possible, yeah, at least a larger share और आई of the थिंक population will be in easier that position. जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो ईजियर टू ब्रिंग इन दीज प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. एक स्कूल में पूरा कोर्स करिकुलम चेंज करना, आई थिंक इट्स इन इटसेल्फ इज अ बिग टास्क. कोई नया स्कूल नहीं खोल सकता, मैं सीबीएसई चाहिए लोग, मतलब हम अचानक से ना एक नया स्कूल खोल सकते हैं और अलग उसमें मेथोडोलॉजीज ला सकते हैं. इट्स टफ, बट ओपनिंग अ कंपनी इज इट्स इजी, यू कैन डू इट. तो आई थिंक हाँ. like but Another like अच्छा, just before हाँ, continue the discussion, like what I said is कि अबे मतलब जो दवे ने कल कहा था, I think यहाँ पे what we are talking is highly opinionated by our own views and our own view of world. यहाँ पे शायद for this topic I do agree with दवे कि शायद थोड़ा like some experts might share insights that we are not even aware of. या ये थोड़ा सा उस टाइप डेफिनेटली के हाँ मतलब हम obviously अपना मुझे व्यू दे कुछ नहीं रहे आता हैं, भाई हम दुनिया के बारे अपना में, मैं तो हम बस अपना हवा में व्यू दे बोल रहे रहा हूँ हैं मैं तो. आफ्टर आवर एक्सपीरियंसेस. That's it. And our opinions, हाँ भाई exactly. It's not at all It's driven not the by truth. any It's data. not the Truth fact. picture हो ये कुछ है, ये बस एक these are all opinions. feelings, no facts. Right. Not Exactly. experts, right? हम क्या ही ज्यादा से ज्यादा जो न्यूज़ लोग पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ रहे हैं, कितनी फेक है कितनी रियल है अपने को भी क्या पता. Right, Exactly. right, exactly. So Exactly. this is Exactly. obviously to be taken with a pinch of salt. एक सवाल interesting ये आता है, again from the 30 years forward perspective. How do you think people are going to organize living in terms of societies, in terms of how people live? Do you think people are going to live in big cities, all of them clustered together, or is there going to be more of a spread to different areas and people living in smaller communities but still interconnected through the internet or through that sort of thing? What is the landscape of social distribution and that sort of thing going to look like? बढ़िया सवाल पूछ रहा हूँ मैं तो. मैंने किसी पर्टिकुलर मैंने इसके बारे में काफी सोचा है, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग 2020, मिड 2020. आई थिंक अराउंड 80% ऑफ पॉपुलेशन जो काम करती थी, वर्किंग क्लास, who were in Bangalore, maybe who were in Hyderabad, who were in Mumbai, they shifted. And that shift, I think, एक हम लॉजिकल पर्सपेक्टिव देखें तो इट्स प्रॉफिटेबल. तुम्हें रेंट नहीं देना, तुम घर पे हो अपने लेट्स से माँ बाप के साथ, प्लस तुम आई थिंक बहुत लोगों को सिटी लाइफ पसंद भी नहीं है, दे जस्ट वेंट क्योंकि वहीं पे जॉब्स हैं. मैं क्यों जाऊंगा, मैं होस्टल मैं अपने घर पे ही रहता, मैं कभी जाता ही नहीं. अगर मुझे घर से ही काम करना पहले ही पता होता, व्हाई वुड आई इवन गो टू अ डिफरेंट सिटी, लिव ऑन रेंट. ऑब्वियसली उसके अलग एक्सपीरियंसेस हैं, बट हाँ वो टोटली अवॉइडेबल है. तुम्हारे पैसे बचेंगे, तुम घर पे रहोगे, मतलब पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली स्ट्रेस कम रहता है, सब कुछ कम रहता है. तो हाँ आई थिंक वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मी एज अ पर्सन अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाए तो आई वुड डेफिनेटली want to buy a house in maybe hills, work from there. Why would I want to go to a metropolitan and live with people? मतलब आई थिंक बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है कि कहाँ जा सकते हैं, लेकिन हाँ आई थिंक इट वुड बी स्प्रेडेड ऑल ओवर इंडिया, जो पहले नहीं था. पहले मेट्रोपॉलिटन में ज्यादा वर्किंग क्लासेस थी, रूरल एरियाज में नहीं थी, लेकिन अब आई थिंक एक अच्छा स्प्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. माय पॉइंट. मतलब उस to your point, मतलब in my basically since opinion ही है ये, मेरा opinion थोड़ा अलग है. मेरे केस में I actually like being in a place where there are many people around. Like on a personal individual level, maybe I'm not very fond of people and their ability to be assholes at the best and worst of times. But I do like what comes out of groups of people
living in proximity. I like the अबे products of their creativity. I like what they're capable of producing when they're together physically, and this has to be physically. Some of these things have to be physical, but like college मेरा वो hostel. point है. अबे even if you College are hostel is a good not example. in metropolitan, you will be surrounded with people. मतलब तू let's say urban area में ही है, तो तेरा I think point ये है कि more of like-minded people, like-minded people के साथ होना. Not even like-minded. In fact, I would say having lots of different perspectives allows you to grow more than having a lot of like-minded people. Like-minded people तुझे मिल जाएंगे ऑफिस में, but अलग-अलग perspectives के लिए you will venture outside your traditional या your basically your comfort zones, your sphere, your immediate social sphere, and all of those things. You will venture outside them. So, for example, Bombay में, Mumbai में, to be politically correct, you experienced a different side that you were not exposed to before, vis-a-vis the entertainment industry, वगैरह. People who are basically working in startups, all of those things. So normally speaking, you would not necessarily have come into contact with them, but because you were in an area where you were in physical proximity with these people, some of these people, for example, might have been so successful or so, they might have been so influential ki in the normal course of things, had you not been physically proximate with them, you would not even ever have come into contact with them. It Right. just so happened कि उस city में उस time पे उस जगह पे तू था and वो भी थे, and you were able to have that sort of interaction, and possibly a relationship emerged from that, and that sort of thing. So उस point of view से, which is the social aspect of it, you see that. But another point of view is, if you look at like arts and culture, तो theater ले ले, sort of artists ले ले, from like photographers, painters, all of that sort of thing, music ले ले, all of these things to some extent, not fully, do have an underlying dependency dependence on physical and social proximity. वो मेरा point है. Like I like to be around that sort of context. You where want physical interaction. free exchange of मतलब- ideas, exchange of ideas, which in many cases, like क्या होता है ना, मतलब ऐसे Zoom के through भी obviously कर सकते हो लोगों से interact, but it becomes harder if you don't know the person. Who among us four here would be willing to randomly talk with someone that we don't know at all, with we've never met before, nor are we associated with the industry they're in? अचानक से उससे Zoom call कर रहा है. Because basically it becomes a question of, why should I talk to this person? I don't even know him. There's nothing in it for me. क्या ही मिलेगा मेरे को इससे बात करने का? Whereas when you're in a social situation, even not even necessarily a social situation, a situation where you are both in the same context, like दोनों exhibition पे मिल गए, for example, या दोनों party में मिल गए, या anything of that nature, that sort of social lubrication, let's call it, comes from being in physical proximity. So mere liye that is the perspective, but I can understand and respect the perspective ki you want to be in a slightly detached area where you still have the option of going to a metropolitan or that kind of thing if you want. Exactly. But by yourself, Like you want that, to be more in this your is solo zone. मेरा ये बस पर्सनल ओपिनियन था कि you are right. जैसे you can go to a metropolitan, meet a bunch of people who are striving for success, and yes, you will get motivated. But being there for a long period of time, मतलब that is मतलब just a personal opinion. I like to be in a peaceful area when I'm just working on my ideas. But if I want to explore stuff, yes, I would love to go there. But yeah. किसी के पास कोई और टेक? Rhythm, mine. मेरा ये कि आई थिंक तुझे क्या पसंद है? मुझे क्या And पसंद क्या है, लगता है क्या होगा? I completely agree with Dave. यार imagine करो, now there are new things that are possible. तो दो टाइप के प्रोफेशंस है, one that can work from home, another that cannot work from home. ठीक है? तो जो फील्ड जॉब्स हैं, लाइक दवे मेंशन्ड के आर्ट्स एंड कल्चर, उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनको थिएटर वालों को उनको साथ में रिहर्सल करना पड़ेगा, सिविल इंजीनियर से दे विल हैव टू गो ऑन साइट. तो फॉर पीपल स्पेशली इंडिया में देयर आर गुड अमाउंट ऑफ पीपल जो अब बहुत इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बन गए, सब बन गए कि कोड करो सब कोड कर रहे हैं, तो बहुत कोडर हैं जो घर से काम कर सकते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर
freedom for those work from home वालों के लिए बहुत बढ़ गई है. So I think प्राइमरीली माइग्रेशन होगा. हाँ, सबको घर की याद आएगी, थोड़ा टाइम घर रह के आएंगे, फिर बोलेगा यार यहाँ कुछ है नहीं, बोर हो रहे हैं अकेले, I don't have any type of people near me. So now they will start to migrate back, but their configuration will change. Now ये होगा हॉस्टल, जो तुम्हारा लिटरल हॉस्टल था ना कॉलेज का, कि you have friends and people, and now a different type of community can be born. कि हाँ, कि पहले अभी क्या है, तू रह रहा है, तू ऑफिस के पास में रह रहा है, तेरे को जल्दी ट्रैवल करना है या तेरे को जल्दी पहुंचना है. अब ये नहीं है. अब तू क्या करेगा, मैं 10 दोस्तों के साथ रहने की कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई टू बिल्ड अप माय ओन कम्युनिटी फ्रॉम स्क्रैच. तो ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है जो मेरे हिसाब से पॉसिबल है फॉर पीपल हु कैन वर्क फ्रॉम होम. हु कैन नॉट, उनके लिए तो वही राइट हु कैन डेफिनेटली, मतलब पूरा हॉस्टल वाला एक्सपीरियंस हो सकता है. यार इमेजिन सभी एक सोसाइटी में रह रहे, पूरा का पूरा कॉलेज. हाँ यार हो सकता है, लेकिन आई थिंक Alternatively, एक फायदा बहुत लगता है मुझे for adventurous people कि work from home, and it can be a lifestyle, you never know, कि work from home हो गया ना, you don't really need to buy real estate anymore. Why do you want to settle in one place when you can work from any down place in the world? तुम कहीं से भी किसी भी कल्चर को एक्सपीरियंस करके जा सकते हो. जिनको उस चीज का मन है उनके लिए it's perfect. It's one of the best कंपनीज को भी मुझे खुद भाई, आई थिंक कंपनी का एक बड़ा पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ऑफिसेस. बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो. और बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट में ही कभी बात चाहिए होता है. लेट्स से 2 साल पहले ले ले, कोई कंपनी नई स्टार्टअप है, इतने एवेन्यूज भी नहीं थे कि इतना इजीली है वर्क फ्रॉम करना. मे बी 100 एम्प्लॉयज का तो सोचने लगे कि अब ऑफिस कहाँ करें, और वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वही खत्म हो गया सीधा. यू कैन वर्क फ्रॉम होम. तो हाँ, मुझे लगता है जो नई कंपनीज खुल रही हैं वो तो बहुत मुश्किल है कि उनके ऑफिसेस होंगे भी. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ठीक है, शायद थोड़े टाइम के बाद वापस खुले, नहीं जो अब नई बन रही है उसका ऑफिस ही है ना. यस, ये जो फंडा है ना, दिस इज ओनली एक्सटेंसिबल टू वेरी फ्यू जॉब प्रोफाइल्स, engineers, developers, ये सही है. उसके beyond डिपेंड्स ऑन जॉब. even engineers may be only software वाले साइड के लोग. Anything interfacing with hardware, anything with machines, anything like with civil engineers, they have to go. Mechanical engineers, I think only computer science, उसमें software development in specific, या computing adjacent jobs. मैकेनिकल वाले भी तो कोड ही कर रहे हैं. हाँ नहीं यार, बट वो एक अलग बीटी है भाई. स्टार्टिंग के 2-3 लेवल तक, जब तक तुम वहां से काम है कोड करना, तब तक तो ये आसान है. The moment you move into leadership side of things, again you can't do this. You need to be a part of the office culture. You need to be part of the business. It just goes away then. Also, chances are low. एक नई कंपनी के लिए, एक बस लास्ट पॉइंट बनाने, एक नई कंपनी के लिए कल्चर सेटअप करना थ्रू वीडियो कॉल्स, इट्स इम्पॉसिबल. कोई नया बंदा ज्वाइन कर रहा है कोई कंपनी, उसे कल्चर समझ ही कैसे आएगा उस कंपनी का कि बस वो हमेशा वीडियो कॉल ही कर रहा है जब तक तुम घूम नहीं रहे हो उस एनवायरनमेंट में. तो हाँ, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. हाँ रिदम, यू वर सेइंग समथिंग. इसी पॉइंट तेरे पॉइंट पे अब सेक्सी शिट लाइक ये सब हो सकता है कि गोवा में ऑफिसेस खुल रहे हैं भाई, गोवा में खुल रहे हैं, पुणे में खुल रहे हैं, शिमला में खुल रहे हैं. आई थिंक को-वर्किंग स्पेसेस बहुत बनना शुरू हो जाएंगे मे बी हर जगह, कि तुम कहीं भी जाओ ये को-वर्किंग स्पेस है गोवा में भी, यहाँ तुम आके काम कर लो, वर्क फ्रॉम अपना यहीं से कर लो. ये एक नया स्टार्ट हो सकता है कि बहुत जगह बस वर्क स्पेसेस सेटअप. सॉफ्टबैंक क्या करता है? सॉफ्टबैंक ने वीवर्क का पूरा लायबिलिटी और डेट तो ले लिया था. लेट्स सी व्हाट दे डू आफ्टर दिस. अब लुटते हैं या इसको यूज करते हैं अपॉर्चुनिटी. अच्छा आइडिया है वैसे. हाँ, तेरी हाथ पे आ रही थी तेरी फ्रेंच बियर्ड हाथ पे आ रही. एक्साइटिंग. तो हाँ भाई, आई थिंक एक अच्छा वो भी है भाई, आइडिया है. गोवा या माउंटेन जाके एक को-वर्किंग स्पेस सेटअप कर दो. ऑफिस में लोग तो बहुत आते हैं गोवा, वो उनका मन भी है हम जाके काम कर रहे हैं. इनफैक्ट अब तो इनफैक्ट ये भी हो सकता है ना कि कंपनीज वगैरह जो एचआरए देती हैं, they can effectively give you the option of claiming it as cash or claiming it, for example, as if people want to travel वगैरह as basically airline miles. कि basically तेरे को अलग-अलग जगह जाके रहना है तो रह सकता है. They can also set up a situation where they have either satellite offices या satellite
work living spaces को मतलब working and living space combined वाले areas in different places, तो वो rent कर रहे हैं उन जगहों को, and Imagine, employees if they want can go live there, हाँ, and there will be some imagine, other employees there, and you can basically cohabitate, co-work, and it'll be mostly paid for by the company and airfare paid for by the company. HRA ka you can pocket, and effectively you have more income. You're not really paying rent per se. You're getting to travel in different places. काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. I think just continuing from your point, imagine कि कोई कंपनी कह रही है कि HRA कोई हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है कि एक कंपनी 2.5 महीने लेट्स से गोवा में एक कोवर्किंग स्पेस ले ले पूरी, फिर अगले 2.5 महीने हिल्स में, अगले 2.5 महीने कहीं और, अगले 2.5 महीने कहीं और ऑफर ये दे अपने एम्प्लॉय को कि भाई अगले साल में ये है हमारा, 2.5 महीने पहले तो यहाँ जाना है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और वहां उनने कंपनी ले रखा है कोवर्किंग स्पेस पूरा 100 एम्प्लॉयज का, तो तुम अपने कल्चर में भी हो और तुम एक एग्जॉटिक जगह जाके काम भी कर रहे हो, मतलब ट्राई कर Sir, सकती है कंपनी खर्चा जो कौन उठाएगा इनके ट्रैवल का? वही ना जो कंपनी पहले कंपनी का खर्चा ऑफिस स्पेसेस उठाने लग गई तो ट्रैवल का खर्चा बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेंट, अगर तुम कंसिस्टेंटली टू का ट्रैवल का खर्चा उठा रहे हो तो। हाँ वैसे वो तो टोटली दिस इज अ वेरी फिक्शन नहीं, वाली मतलब चीज, मैं ये बोल हाँ नहीं रहा मतलब हूँ this is इतना hypothetical, practical purely idea वेरी है, hypothetical. वेरी हाइपोथेटिकल, प्योरली बहुत but a very अलग good अलग अच्छी idea. सिचुएशन है बट बहुत सोचने में अच्छा लग रहा है आइडियल लेकिन हाँ बहुत हाइपोथेटिकल है बहुत मुश्किल। हाँ, तो but here's हाँ the thing: if they don't invest in purchasing real estate, if they're only renting space, then जो purchase की जो They savings है, never purchase. They हाँ, they never do never purchase real purchase. That's estate. also They a never valid purchase. point. They Valid always point. rent. Lease लेते हैं वो। तो राइट हाँ, it's slightly unrealistic. But on the other hand, possible, yes, to some extent possible. If you don't have high overheads, if you don't have too many employees, if you're a फॉर small to mid-sized हाँ फॉर स्मॉल टीम, हाँ company, लेट्स से 25 लोगों की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का सीनियर इंजीनियर है, नाम भूल गया, उसका इंस्टा पेज है, वो ये बहुत करता है, वो अलग अलग जगह जाता है और वहां पे रैंडम वीडियोस बनाता है अपनी लोगों के साथ, एंड इनफैक्ट यूट्यूब पे बहुत चल गया था रैंडम वो डांस वीडियोस के फॉर्म में, कि रैंडम लोग सब नाचने लग जाता था वो हर जगह, और फिर पोस्ट करता रहता है, और वो अलग अलग लोकेशन से काम करेगा, बट पर्सनल चॉइस उसकी, कंपनी इज नॉट सेइंग कि ये करो, उसके ऊपर कंपनी को 100 इश्यूज आते हैं। आई हैव एक्चुअली डिस्कस दिस एक बार Amazon में कि यार ऐसा कर सकते हैं कि मैं अलग अलग जगह से काम करूं, देयर पॉइंट इज कि सैलरी क्या दे तुम्हें, हर कंट्री का लीगल अपना अलग अलग होता है टैक्सेशन का, ये भी तो गलत है, यू रियली डोंट नो, you एक ही you कंट्री में get घूमते रहो paid, तो अलग you पैसे। get paid. The solution would be you get paid to the bank account in the country that you got hired in, right? And आई then नो, you आई वो इवन सेड कि इसमें जहाँ सिटीजनशिप है वहां कर दो, कहते नो, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम सम लोकेशन तुमको अपना तुम पे टैक्स डालना है क्योंकि तुम उस कंट्री से काम किए हो, यू आर टेकिंग, यू आर डूइंग अ जॉब फ्रॉम दैट लोकेशन, वैसे I mean, there वो are लीगल tax रेगुलेशंस आ haven जाते हैं। countries like Estonia, वगैरह, which basically have high speed internet, and one of their ideas is that we will give you, I think they have something called virtual citizenship or something, where you pay a certain amount, you get to effectively be a citizen of Estonia, and they have, if you go there, then you can basically work remotely from wherever, and tax laws are easy and stuff. So basically this is an incentive for countries to start having. So another example is, I think Thailand or Malaysia, one of these places had um, a thing where basically they were letting you travel. Abhi in the pandemic, you can travel there. Mauritius maybe tha, I think, yeah, and Mauritius, Maldives, one of them. You can travel there. You can work from there. We won't tax you. But रहने वहने के पैसे you'll have to pay, obviously, and they were basically making the entire process easy. Like, आओ रहो काम करो, tax कुछ नहीं लगेगा, चुपचाप चले जाओ. So that's a good way to go, मेरे हिसाब से तो. वैसे मतलब so this is the other way, वो कि point I think कि लोग incentivizing. आएंगे, वही सेम चीज इंसेंटिव है, कंट्री को भी आएंगे, हमारा धंधा बढ़ेगा, लोकल वेंडर से धंधा Exactly. बढ़ेगा, So इकोनॉमी that बढ़ेगी, so इंसेंटिव है। doesn't that, so according to you, doesn't that increase the probability that companies will be motivated to do this, given that Oh the no, place? they'll be more afraid because they need to track every transaction. The worry is not that, the worry is legal implications. लोग लॉन्ड्रिंग करने पे उतर आ सकते हैं ये करते हुए, अगर तुम इतना टैक्स हेवन वाला सिचुएशन डाल दो, लोग मनी लॉन्ड्रिंग का तरह यूज करने लग जाएंगे उन एरियाज को, सो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होने लग जाती है। That's why they track every citizen. हर किसी को क्यों ट्रैक किया जाता है, हर किसी का सोशल सिक्योरिटी क्यों होता है, आधार नंबर क्यों होता है, सबको क्यों डिजिटल अकाउंटिंग में ले जा रहा है मोदी, ताकि यू कैन ट्रैक कर क्या रहे हैं ये लोग,
उन पैसों के साथ कि यहाँ वहाँ नहीं कर रहे धंधा, गलत ब्लैक मनी वाला सिचुएशन तो नहीं है। तो फ्री, इतना फ्रीडम का ये प्रॉब्लम होता है। I mean, that's an interesting segue into the next point, which is, I guess, I think we can bring that up, right? Where do you see digital privacy or even individual privacy going in the next 30 years? Where do you see it heading? मतलब before we conclude, मैं एक last point जरूर बोलना था कि basically अब ये जरूर होगा कि डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले तो यूएस के डेवलपर को यूएस की सैलरी देनी पड़ती है, इंडिया के डेवलपर को इंडिया की सैलरी देनी पड़ती है। तो नाउ ये एक स्वदेश माइग्रेशन भी चालू होगा जो मेरे को लगता है पॉसिबल है कि क्योंकि अब इट इज नाउ फंडामेंटली प्रूवन कि एनी कहीं से कोई भी काम कर सकता है सिमिलर प्रोडक्टिविटी मेंटेन रख के, इफ नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल, बट हाँ ये सब थिंग्स एंड मूव कंपनीज विल कम टू इंडिया, क्योंकि और इन द सेंस कि यहाँ पे ताकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग कर रहे हैं इंडिया में और लोग वापस आएंगे बाहर से, कि अब बाहर जाने की जरूरत क्या है, इफ यू डोंट नीड टू गो यूएस क्यों जाना है। अब अगर सेम बंदा मैं सस्ते में से 4 डेवलपर इंडिया में ले लूं जो एक यूएस का डेवलपर होगा, तो कंपनीज का भी इंसेंटिव होगा, लोगों का भी इंसेंटिव होगा, वो कहीं से भी काम कर सकते तो घर से क्यों निकल गए। मतलब मुझे ये भी लगता है कि हाँ यार ओवरऑल क्वालिटी पे आ जाती है बात, यूएस की इंजीनियरिंग क्वालिटी वर्सेस इंडिया की सस्ते इंजीनियरिंग क्वालिटी। एट द सेम टाइम तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग यूएस से इंडिया माइग्रेट करें, some might some won't, because end of the day तुम यूएस में भले ही ठीक है सैलरी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, बट अगर तुम $1000 सेव कर रहे हो ना, इट्स अ लॉट मोर देन सेविंग 20,000 a month which Indians do. उनके लिए वो 70,000 रुपए ज्यादा मैटर करते हैं कि वो 70,000 पे हम सेविंग ज्यादा पे रहे हैं, तो इसलिए लोग यूएस जाते हैं, डॉलर सेविंग वैल्यूएशन में ज्यादा ऊपर जाती है एंड ऑफ द डे। नहीं मैं अग्री कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल कंपनी के लिए इंसेंटिव है ना यार, कि अब यूएस में ऑफिस खोल के क्यों रखना है उन्हें जब मोस्ट ऑफ देयर वर्कफोर्स कैन बी फ्रॉम इंडिया। I have example disclose नहीं कर सकता, but हाँ ये हो रहा है। As long as India is providing good quality employees, why not? वो तो वैसे ही होता था, हमेशा से होता था। Why do you think most of manufacturing moved to Taiwan and China? Why do you think India में इतनी कंपनीज ऑलरेडी खुल गई थी? तो वैसे ही था, पहले भी था कि अगर क्वालिटी इंजीनियर मिल रहा है तुम्हें, क्वालिटी इंसान मिल रहा है, तो लेबर मिल रहा है चीप में, तो why not? क्वेश्चन इज क्वालिटी लेबर नहीं मिल रहा, उससे अच्छा क्वालिटी लेबर यूएस में अगर मिल पा रहा है उनको, दे वांट इट बीइंग रन देयर। यहाँ तुम्हें जुगाड़ू इंजीनियर मिल रहा है तो नहीं चाहिए भाई, तुम फिर जुगाड़ू सिस्टम्स ही हैंडल करो, ऑपरेशंस हैंडल करो, क्रिएशन हम अमेरिकन्स को रखेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली उस क्लास ऑफ पीपल की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे जिनको लगता था कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लेट्स मूव टू यूएस और वहां सेटल होते हैं। वो वाला पैटर्न माइट, आई थिंक वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वो बस वगैरह है ऑब्वियस डिफरेंट उसके चीजें। हां मतलब I don't know. I have my doubts there because I see always companies के जो major projects होते हैं R&D के, they don't bring it into India. They still keep it outside India. No matter what India के कुछ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि good amount of that will be moved. Decent operational jobs वापस आ जाएंगे। Agree, ठीक है। Agreeable point. ठीक है। ठीक guys, should we move to our next topic of discussion? Hey guys, sorry for the abrupt ending. We kind of went on a different track from here onwards, but do tell us if you liked this conversation in the comment section. If you agreed to any point or you disagree to any point, just leave it in the comment section. We love to reply to your queries. Also, you know the drill. Press the like button if you loved this content. Also, subscribe to the channel if you want more of such discussions. We loved this. We had a great time. We would love to do it more, but depends if you liked it. So that's all. Cheers, guys. Have a great day. Bye-bye.